चलो एक बार शुरुआत करना ही पड़ेगा फिर से। ठीक ठीक ठीक, चलिए अभी आवाज आ रही है? ठीक, चलिए हम 2 मिनट का चीज़ है, उसको एक बार हम रिकॉल कर देते हैं। पिछली क्लास में हम लोग शेरशाह सूरी तक पढ़े थे और उसके बाद आपका सेगमेंट है अकबर का। तो बीच की कड़ी को जोड़ने बिना आप अकबर तक समझ नहीं पाएंगे ढंग से, और इससे बीच से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं आपके, और पूछे जाएंगे ही आपके। तो बिना इसके बीच का पढ़े आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो अब देखिए इसमें क्या है। तो जैसे ही शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में पराजित किया, वैसे ही हुमायूं को पंजाब की तरफ भागना पड़ता है आपका। और पंजाब में हुमायूं का भाई जो कामरान का शासन था, काबुल तक के क्षेत्र तक इसका शासन था, उसने हुमायूं को मदद देने से इनकार कर दिया आपका। ये घटनाक्रम एक तरफ हो रही है। दूसरा एक घटनाक्रम जो आगे हो गया 1545 में कालिंजर के दुर्ग पर आगे आने वाले समय में शेरशाह की मृत्यु होगी। मगर वहाँ तक आने से पहले हम पहले हुमायूं के इतिहास को देखेंगे। अब यहाँ पर 1540 में ये भागा आपका। अब ये हुमायूं पहुँचेगा पंजाब। पंजाब के बाद ये कहाँ जाएगा? पंजाब के बाद ये जाएगा सिंध में। ठीक है, सिंध में जाएगा। तो सिंध में कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपका अमरकोट। बिल्कुल भारत के राजस्थान से सटा हुआ जो थार मरुस्थल में ही बसा हुआ ये क्षेत्र है अमरकोट, जिसको इस पूरे रेगिस्तानी क्षेत्र को सिंध में क्या कहा जाता है आपका? ठट्टा। जहाँ युद्ध में बिजी भी होगा हुमायूं आगे चलकर, है ना, तो उसको ठट्टा कहते हैं या ढाड़ कहते हैं, मगर हमें ठट्टा याद रखना है। हाँ हाँ, यही ठट्टा, यही सिंध का ठट्टा। मतलब ये समझ जाना आपको कि इसी रेगिस्तानी क्षेत्र में कुछ कुछ मरुभूमि क्षेत्र, थोड़ा कम रेगिस्तान, तो वहाँ कुछ लोग बसे हुए हैं, तो उसको ठट्टा क्षेत्र कह दिया जाता है आपका। तो अमरकोट में ये पहुँचता है आपका। और अमरकोट में यहाँ पर राणा वीरशाल का शासन था। यहाँ पर राणा वीरशाल का शासन था, है ना। ध्यान से सुनिएगा तो आपको आधी चीज़ें यही याद होंगी। राणा वीरशाल का शासन था। राणा वीरशाल जो है वो चूँकि राजपूतों की परंपरा रही है और उसका ये अनुसरण करते हैं कि जो संरक्षण की उम्मीद से आएगा उसको हम क्या करेंगे? संरक्षण देंगे आपका। और इसी उद्देश्य से, जबकि राणा वीरशाल और हुमायूं का कहीं कहीं कोई संबंध कभी का नहीं था, तो चूँकि संरक्षण मांगा उन्होंने और राणा वीरशाल ने उनको संरक्षण दिया। और इसी संरक्षण में के दौरान 1542 ईस्वी में, अगर तिथि की बात करें, 15 अक्टूबर को अकबर का जन्म होता है इसी अमरकोट में। अकबर का जन्म होगा आपका। ठीक है, अब अकबर जब जन्म लेंगे तो चूंकि अकबर के इतिहास को हम बहुत बाद में देखेंगे, अभी हुमायूं के अभियान को देखेंगे। अब इस बीच में जब अकबर का जन्म होता है तो उस समय हुमायूं कहाँ व्यस्त था? उस समय हुमायूं जो था वो सिंध में ही आपका ठट्टा एवं भक्कर के क्षेत्र में, जो कि आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, में युद्धरत था आपका, युद्ध लड़ रहा था आपका। यानी कि वो चाहता था कि सिंध के क्षेत्र को जीतेंगे, धीरे धीरे आगे सिंध के वीरशाल को क्षेत्र को छोड़ के ऊपर के क्षेत्र को जीतेंगे, जिससे कामरान की शक्ति को क्या कर सकते हैं? कमज़ोर कर सकते हैं। ये प्रयास होता है। ये इसकी न्यूज़ जो है वो अकबर तक पहुंचाई जाती है कि आपके पुत्र हुए हैं आपका। खैर, उसके बाद क्या होगा आपका? उसके बाद देखिए अगले पेज में लेकर इसको चलते हैं हम लोग। इसके बाद आगे आपका ये कहा जाता है कि इसी 1543 ईस्वी में अकबर के जन्म के लगभग 8 से 9 महीने के बाद किसी मुद्दे पर वीरशाल के साथ क्या होगा? आपका संबंध जो है वो खराब हो जाएंगे। संबंध जो है वो बिगड़ जाएंगे आपके। अब संबंध क्यों बिगड़े इसको लेकर अलग अलग मत है और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं। तब 1543 के बाद ये दिसंबर में, अच्छा ये एक ऐसा वक्त था कि हुमायूं क्या सोचने लगा था कि अब मक्का की यात्रा पर चलते। अब संभव नहीं है ये सब चीज़ कर पाना आपका,
फिर लोगों ने समझाया कि नहीं ऐसा नहीं, आप रुकिए, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। बाबर को भी, आपके पिता को भी मदद किया था ईरान ने, आप ईरान जाइए, वहाँ से आपको मदद मिलेगी। तो दिसंबर 1543 में वो किधर की तरफ रुख करेगा? ईरान की तरफ रुख करेगा। और ईरान में वहाँ के शासक थे आपके शाह तहमास्प, और ये वही शाह थे जो इनके पिता को मदद किए थे। तो शाह तहमास के दरबार में जब ये पहुंचेंगे तो इनका क्या होगा? आपका भव्य स्वागत। हुमायूं भी बड़ा आश्चर्यचकित रह गया कि हम तो अब राजा नहीं रह गए, हम तो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, तब इतना भव्य स्वागत क्यों है आपका? भव्य स्वागत ऐसे ही कोई दुख करता नहीं आपका। हाँ नहीं, बैरम खान उसके साथ में था। बैरम खान जो है वो इसके पिता के साथ आया था। बाबर के समय में बैरम खान मूल रूप से कुर्दिस्तान का था। आज आप इराक का क्षेत्र देखते हैं ना, इराक का उत्तर का क्षेत्र, कभी मोसुल वगैरह सुना होगा, जो आईसिस का भी बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है, प्रभावित क्षेत्र रहा। वहाँ का कुर्द का ये सिया था, सिया धर्म के, तुर्क मूल के ही थे ये, और ये बाबर की सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे। बाबर के समय में ही क्या था आपका, वो इसके सिपाही के रूप में शामिल हुआ। और फिर मगर बाबर का आखिरी वक्त था, समय का, लास्ट समय का, तो अब वहाँ पर वो जुड़ता है और धीरे धीरे अपने प्रतिभा के बल पर क्या होगा, वो आगे की ओर बढ़ेगा। और कितना भी दुर्दिन आया हुमायूं का, तब भी वो उसके साथ में खड़ा रहेगा आपका। ये बहुत बड़ी बात थी। इसलिए 1556 में जब उसके समक्ष कुछ ऐसी समस्याएं आएंगी तो कई इतिहासकारों ने कहा कि उसकी कुछ गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए था उसको। मगर खैर, पहले का ज़माना ताकत का था, उसमें माफ़ी नाम की चीज़ क्या होती थी, बहुत कम होती थी आपकी। तो भव्य स्वागत हुआ, तो भव्य स्वागत ऐसे ही नहीं करेगा। उसको पता था कि भारत की चाबी अगर मेरे पास रहेगी तो सबसे अच्छी बात है, और ये मोहरा है जिसके माध्यम से हम भारत में क्या कर सकते हैं, अपने क्षेत्रों को बढ़ा सकते हैं आपका। तो ईरान ने इसका भव्य स्वागत किया और कहा कि भाई ऐसा है कि कोई बात नहीं, आपको हम सेना देंगे और ये लीजिए आपको, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, मगर उसने कहा कि आपके लिए कितना सेना का अरेंजमेंट कर रहे हैं, 14,000 सेना आपके पास। दूसरा चीज़ क्या है, मगर आपको उसके बदले में कुछ करना होगा। क्या करना होगा आपको सिया मत को मानना पड़ेगा। ये बाबर के समक्ष भी चैलेंज आया था और उसने किया था, इसको सिया मत को मानना होगा। और दूसरा इसको कहा गया आपका कि जब भी आप जीतेंगे तो कंधार को जीतिए और कंधार को जीत कर हमको क्या कीजिए, सौंप दीजिए आप। ये दो ऐसे वादे करेगा। मजबूरी थी हुमायूं की, वो मानता है आपका, मगर यहाँ कौन, बाबर भी जब शुरुआत में जब उज्बेकों से परेशान था वो, तो वो ईरान के पास जाता है और सिया तौर तरीकों को, जैसे कहते हैं कि आप जब भी, वैसे मान लीजिए हुमायूं को ये बोलेगा कि तुम्हारा जब भी कोई क्षेत्र तुम बनेगा, तुम जिसके राजा बनोगे, उस क्षेत्र में तुम्हारा सिया धर्म को तुम प्रशय दोगे। नहीं होता कि राज्य का मुख्य धर्म क्या होगा आपका, सिया होगा आपका। तो स्वाभाविक है कि आप खुद उसमें कन्वर्ट हो रहे हैं तभी। और यहाँ पर कन्वर्ट नहीं, चूँकि है तो दोनों इस्लाम धर्म के जुड़े हुए। सिया में बस इतना ही था कि आपके कुछ नियम कानून बदल जाते थे। वो पहले खलीफा, जो पैगंबर के बाद सीधे चौथे खलीफा को मानते हैं सिया, और सुन्नी जो है वो बीच के तीनों खलीफाओं को मानते हैं। ये कुछ अंतर था, सिजदा करना, पाबोस करना, कुछ तरीके और संस्कृति बदल जाएंगे, ये मान लिया आपका। अब यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से मान लेता है आपका, मगर यहाँ भी इसके संबंध जो है वो थोड़े बिगड़ जाते हैं। किसके कारण, आपके बैरम खान के कारण। क्योंकि बैरम खान में स्वामी भक्ति तो बहुत ज़्यादा थी, परंतु थोड़ा क्रोधित किस्म का व्यक्ति था आपका, और इसके कुछ नेचर के कारण जो है वो इनके बीच में थोड़े संबंध इनको थोड़ा बिगड़ेगा आपका। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये घटनाक्रम होती है आपकी। फिर उसके बाद आपको 1543 ईस्वी में, अब आगे फिर क्रम बढ़ेगा आपका। 1543 ईस्वी में ये अभियान की तरफ चलेगा। इसी ईरान के सेनाओं के मदद से ये अभियान पर निकलेगा आपके कंधार, और कंधार में जब पहुंचेगा तो वहाँ पर किसके कस्टडी में सेना थी, अस्करी। और अस्करी कौन था, इसका भाई ही था, और इसको डिप्यूट किया था किसने, कामरान ने। और कामरान खुद कहाँ बैठा हुआ था, काबुल में। तो अस्करी को इसने समझाया कि भाई ऐसा है कि हम लोग भाई हैं, हम लोग मिलकर रहे हैं, मगर माना नहीं। अंत में दोनों के बीच में युद्ध होता है आपका, और कंधार 1543 ईस्वी में किसके कब्जे में आ गया आपका, हुमायूं के कब्जे में आ गया। और हुमायूं क्या करेगा, इसको किसको दे देगा, क्या वादा था,
ईरान के शाह को दे देगा आपका। मगर अगले ही साल 1544 ईस्वी में 1544 ईस्वी में ये जो कंधार के किले का जो सूबेदार था, इसकी खटपट हो जाती है किससे? शाह तहमास पे। और वो किला और कंधार का क्षेत्र किसको सौंप देगा? फिर हुमायूं को सौंप देगा। तो 1543 ईस्वी में आपके हुमायूं के पास एक कहने के लिए एक क्षेत्र आ गया कंधार। मगर कंधार के अलावा जब तक काबुल और ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, संकट बना रहेगा आपका। तो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर अगला आइए, फिर 1543 के बाद ये 1545 का वक्त आता है। हाँ, 1545 का वक्त। 1545 में ये फाइनली किसको जीत लेगा? आपको काबुल एवं गजनी, इन दोनों को ये जीत लेता है। हालांकि यहाँ पर हम भले ही बोल रहे हैं जीत लेता है, परंतु यहाँ पर अभी भी बहुत कंडीशन वर्स्ट बनी हुई थी, लगातार युद्धों की स्थिति बनी थी, छिप वार जो है वो चल रहे थे आपके। और इसके बाद देखेंगे एक क्षेत्र और भी है, बदख्शां। बदख्शां किसको कहते हैं हम लोग? बदख्शां जो है वो अफगानिस्तान का उत्तर का हिस्सा। अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ सुना कि अफगानिस्तान ने, तालिबान ने एक क्षेत्र जो बहुत दिन तक रेसिस्ट कर रहा था उसको जीत लिया है ना। तो उसी क्षेत्र को आप बदख्शां समझ जाइए, उत्तर का मज़ार शरीफ का बेल्ट। इस क्षेत्र को भी जीत लेगा आपका। ये क्षेत्र ये किससे जीतेगा? कामरान से जीतेगा। और ये क्षेत्र जीतेगा आपका मिर्ज़ा सुलेमान से, अपने चचेरे भाई से। तो ये नाम बस आपको ये दोनों को याद रखना है। ये हो गया 1545 के बाद। 1545 के बाद आपका आप देखेंगे कि लगभग ये ईस्वी है आपका 1547 में पूर्ण अधिकार। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। अब इस हमें यहाँ से इतिहास को समझने के लिए हमको चलना होगा कहाँ? आपका भारत में। क्यों? क्योंकि 1545 में क्या हो गया आपका? शेरशाह की मृत्यु हो गई आपकी। शेरशाह की मृत्यु हो गई क्योंकि हुमायूं बैठा देख रहा है वहाँ पर कि क्या कंडीशन है। अब आइए भारत में आप देखेंगे तो शेरशाह के मृत्यु के बाद कौन शासक बनेगा आपका? इस्लाम शाह। इस्लाम शाह शासक बनता है 1545 में। और कब तक रहेगा आपका? ये 53 तक आपका। इस्लाम शाह जो शासक बनता है तो उसके पास इस्लाम शाह को इसलिए चुनौती देख रहे हैं क्योंकि ये भी शेरशाह की तरह ही बहादुर था। किस्मत अच्छी नहीं थी कि इसकी डेथ हो गई। इस्लाम शाह जो है इसकी सबसे बड़ी चैलेंज था इसका अपना भाई आदिल खान, जो कि बड़ा भाई था। परंतु जब शेरशाह की मृत्यु हुई तो ये बड़ा भाई दूर था और तुरंत राज्याभिषेक करना था, इसलिए किसका किया गया? इस्लाम शाह का किया गया आपका। तो ऐसी स्थिति में आदिल खान को ये चीज़ें बुरी लगी। फिर याद कीजिए इस्लाम शाह के शेरशाह के समय में पंजाब के क्षेत्र में गवर्नर कौन था जिसने मुल्तान और सिंध को जीत कर उसको दिया? आपके नोट्स में मैंने लिख के दिया, हैबात खान नियाजी। कौन था आपका? हैबात खान नियाजी। ये शेरशाह का बहुत विश्वास पात्र था और इसके कस्टडी में ही मुल्तान पंजाब तक पूरी की पूरी पकड़ बनी रही। और ये उस समय जब शेरशाह की मृत्यु हुई तो ये कहाँ का गवर्नर था आपका? पंजाब का गवर्नर था। मृत्यु हुई, नया शासक आया, संबंध अच्छे नहीं रहे और हैबात खान नियाजी ने भी क्या किया आपका? विद्रोह कर दिया। हालांकि इस्लाम शाह क्या करेगा? इस विद्रोह को शांत कर देगा। इस्लाम शाह ने विद्रोह को दबा दिया। ये हो गया आपका। तीसरी तरफ देखेंगे, यही दो इसकी उपलब्धियों को आपको जानना है यहाँ पर। और इस्लाम शाह की 1553 ईस्वी में मृत्यु हो जाएगी। अब मृत्यु हो जाने के बाद अफगान सल्तनत जो है वो कई हिस्सों में क्या हो जाएगी आपकी? बट जाएगी। कहने को भले ही इसके बाद एक शासक बनेगा जिसका नाम क्या है आपका? फिरोज शाह, जो कि ना पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, ना इसको जानना है। इसके बाद क्रम में तो इस फिरोज शाह की हत्या की जाएगी आपकी। और इसकी हत्या करने के बाद अफगान शासन जो है वो 4 धड़ों में बट जाएगा आपका। तो ठीक है, अगला ये अगला पॉइंट में देखते हैं। अब 1553 की ये स्थिति है। 1553 में भारत में
अफगान शक्तियां। ये एक है आपका, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये ज़्यादा ही, मोहम्मद शाह, जिसको आप मोहम्मद शाह आदिल भी कहते हैं, या इसी को आदिल शाह भी कह दिया जाता है, ठीक है ना। इसका ओरिजिनल नाम मुबारिज खान था, परंतु फिरोज शाह की हत्या करके ये शासक बना तो उपाधि धारण कर ली। ये दो नाम नहीं है, मोहम्मद शाह आदिल आप कहिए या इसको आदिल शाह कहिए, एक नाम होगा। चलिए, अब इसका जो क्षेत्र था ये बिहार से लेकर लगभग आगरा तक के क्षेत्र पर इसका अधिकार था। ये क्षेत्र इसके कस्टडी में आ गया आपका। दूसरा देखिएगा इसमें, तो जब हैबत खान नियाजी का विद्रोह शांत किया जाता है तो वहाँ पर जो पंजाब का गवर्नर बना उसका नाम था सिकंदर सूर या सिकंदर खान सूर। तो ये आपका पंजाब का गवर्नर। तीसरा आइए, तो तीसरा जो था वो है आपका इब्राहिम खान सूर। इब्राहिम खान सूर, इसका जो इलाका था ये था आपका आगरा से दिल्ली, सभी अफगान हैं। और चौथा जो है ये है मोहम्मद शाह, दो नाम है मोहम्मद शाह यहाँ पर, मोहम्मद शाह गाजी। और इसका प्रभाव कहाँ था आपका? बंगाल में। तो ये चार भागों में आपका ये बट जाता है आपका यहाँ पर। अब यहाँ से कहानी जो है वो बदलेगी आपकी। अब हम लोग कहाँ पहुँच गए? अब हम लोग पहुँच गए अफगानों की स्थिति में। और यही, चलिए इसको याद रखिएगा, इस नाम को, मोहम्मद शाह आदिल या आदिल शाह आपका, ये आने वाले समय में आपको भी हम लोग देखेंगे इसमें। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग, अब फिर आते हैं हुमायूं वाले सेक्शन में। अब हुमायूं वाले सेक्शन में देखिए, अब 1545 तक हुमायूं ने काबुल, कंधार, गजनी सभी अफगानिस्तान में है, और बदख्शां उत्तरी अफगानिस्तान पर क्या कर लिया था आपका? कब्जा कर लिया। ठीक है, मुठभेड़ चल रहे हैं मगर इस पर अब अधिकार हो गया आपका। फिर वो क्या करेगा आपका? और इधर शेर शाह मर्ग की मृत्यु हो चुकी है। फिर यहाँ पर 1551 में ये क्या करता है आपका? अब चूंकि अकबर से भी जुड़ा हुआ चीज़ एक है, इसको ध्यान रखना है। अकबर जो था, इसको कितना उम्र हो रहा है आपका इस समय? आपका 9 वर्ष। 9 वर्ष की उम्र में 9 वर्ष की उम्र में इसको कहाँ की सूबेदारी दे दी जाएगी? गजनी की। गजनी की सूबेदारी दे दी गई आपकी। ये घटनाक्रम हुआ। फिर आइए 1553 में भारत में कौन सी बड़ी घटना हुई? 1553 में इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है। अब हुमायूं को लगेगा कि अब वक्त है भारत की तरफ चलने का, बढ़ने का आपका। और 1553 में हुमायूं अकबर के साथ, क्योंकि अकबर को पढ़ने की इच्छा थी नहीं, वो साथ शुरू से रखा इसको, अकबर के साथ और इसी समय जब ये 1553 में बढ़ा ना, तब जाकर अकबर का संरक्षण इस समय किसको बनाया जाएगा? बैरम खान को। अकबर में हालांकि फिर से बताएंगे आपको, बैरम खान को संरक्षण में दिया गया। इसके पहले 2 बार अलग अलग संरक्षक बदले हैं। हुमायूं अकबर के साथ पंजाब की तरफ बढ़ेगा आपका।
और बढ़ेगा तो उसको रास्ता खाली मिलेगा, पंजाब तक के क्षेत्र पर वो आसानी से जीत हासिल करेगा आपका। अब आप खुद समझ सकते हैं कि पंजाब का गवर्नर कौन है वहां पर। पंजाब का गवर्नर है यहां पर देखिए सिकंदर सूर। अब इसकी भी महत्वाकांक्षा जाग गई थी इस्लाम शाह के मृत्यु के बाद कि अब हम अपना अलग बना ले, और बना भी लिया आपका अलग। नहीं 1555 ईस्वी, 1555 ईस्वी में हुमायूं जो है वो कहाँ तक पहुँच गया। अब ये आपको क्रम बता रही है कि एग्ज़ाम में आपको नहीं पूछेगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा जरूर, क्योंकि कहानी के रूप में याद करने से चीज़ें याद रहती हैं। लाहौर से ये हिसार तक पहुँचेगा। अब ये तय हो गया, हिसार मतलब कि हरियाणा तक आ गया, तो अब मुठभेड़ तय था। और 1555 ईस्वी में डेट है 15 मई 1555 को किसका युद्ध होगा, सिकंदर सूर वर्सेस हुमायूं। और इस युद्ध को क्या कहते हैं इतिहास में, मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध। अब ये मच्छीवाड़ा के युद्ध में स्वाभाविक है कि इसमें आपको हुमायूं की क्या होती है, आपकी जीत होती है। तो थोड़ा सा पंजाब के क्षेत्र में अफगानों की कमर टूटती है आपकी। फिर उसके बाद डेट याद रखिएगा, हालांकि है ना 22 जून 1555। तुरंत हुमायूं यहाँ पर जितना तेजी दिखाया उतना अगर बाद में दिखाता पहले तो शायद ये नौबत नहीं आती। अच्छा 22 जून को फिर अगेन सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच में मुठभेड़ होगा आपका। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस युद्ध को हम लोग कहते हैं सरहिंद का युद्ध। और इस युद्ध में कौन शामिल था, अकबर भी स्वयं इसमें शामिल हुआ था आपका, क्योंकि इस समय आप देखेंगे ठीक है उतना छोटा उम्र ही था, युद्ध में शामिल होता है। और उस छोटे उम्र में भी उसने क्या किया था आपका, युद्ध में शामिल हुआ। इसलिए हुमायूं ने सरहिंद युद्ध का जो सेहरा है वो किसको देता है, वो अकबर को ये प्रदान करता है आपका। विजित होने का जो श्रेय जो है वो अकबर को आपको देगा आपका। अब यहाँ से अब देख रहे हैं कि इस युद्ध के बाद अफगानों की कमर बिल्कुल टूट गई, खासकर पंजाब क्षेत्र में, मगर अभी भी सक्रिय थे, आपको आगे भी बताएंगे। तो ये हो गया 2 युद्ध की बात करेंगे। अब यहाँ से ये कहाँ चलेगा आपका, है ना, इसको हम कल संडे को आराम से इसको हम करके दे भी देंगे आपको, है ना। अब यहाँ से आप देखिए कि अब वो डेट है आपका 23 जुलाई 1555। 23 जुलाई 1555 हुमायूं पंजाब से आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुँचेगा, वही दिल्ली जिसको उसने कभी गंवा दिया था, दिल्ली पहुँचा। स्वाभाविक है दिल्ली पहुँचेगा, यहाँ पर जश्न बनेगी। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी बताते चले, ये ध्यान रखिएगा, ये भले ही हम आपको 4 अलग अलग नाम ज़रूर दिए हैं, परंतु इसमें जो दिल्ली से आगरा तक का जो कौन था आपका, इब्राहिम सूर, ये पहले ही किससे पराजित हो चुका था, सिकंदर सूर से। तो सिकंदर सूर का ही अधिकार किस पर था, दिल्ली तक। तो सिकंदर सूर जब हार गए तो दिल्ली का मैदान क्या था, बिल्कुल खाली था। इब्राहिम सूर भाग के उत्तर प्रदेश के इटावा चला गया था, ठीक है, इसलिए मैदान वहाँ पर खाली था। तो अब दिल्ली पहुंचेगा। अब स्वाभाविक है कि यहाँ पर पहुंचकर वो क्या करेगा, पुनः फिर से इसका राज्याभिषेक होगा, खुतबा पढ़ेगा ये, और यहाँ पर वो सिक्के जारी होगी।
सिक्के जारी करेगा आपका। ये घटनाक्रम इस समय आपका कंप्लीट हो गया आपका इस तरह से। मगर सौभाग्य का साथ था नहीं इसके पास। क्या होगा आपका 24 जनवरी 1556 में, मतलब कुछ ही महीनों के बाद हुमायूं क्या होगा, हाँ, हुमायूं जो है वो अपने जो दिल्ली में उसने पुस्तकालय बनाया था उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरेगा और गिरने के बाद उसके 2 दिनों के बाद उसकी क्या हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाएगी। जीता तो, मगर इसका लाभ इसको नहीं मिल पाया। इस संदर्भ में एक बहुत ही प्रसिद्ध युक्ति कही गई है। क्या कही गई है? लेन पूल ने कही है। हाँ, तो लेन पूल की ये युक्ति बहुत बार पूछता है कि हुमायूं जो है वो हुमायूं जीवन भर ठोकर खाता रहा और उसकी मृत्यु भी कैसे हुई? उसकी मृत्यु भी ठोकर खाने से ही हुई। ठोकर खाने से हुई। ये घटनाक्रम को इस रूप में लेन पूल ने कहा है आपका। तो ये रही हुमायूं का इस प्रकार से अंत होता है। एक पराक्रमी योद्धा था, बट कमी थी। हाँ, जैसे कोई लाइब्रेरी में था, हाँ, पुस्तक जो पढ़ा, हाँ, इसको जानता याद आया तो वहाँ से लाइब्रेरी का नाम, हाँ, लाइब्रेरी का नाम हमें भी ध्यान नहीं आ रहा, आपको हम देंगे लिखकर। इसका नाम दीन शेर मंडल, हाँ जी, हाँ, उसी को लाइब्रेरी के रूप में कन्वर्ट किया था वो। हाँ, पुराना किला भी है जहाँ पर झील है आपका दिल्ली का। हाँ, तो वो, हाँ, ये घटना होगी आपकी। और मतलब कि वही ना, आप बताइए, इसके हाथ में सब कुछ था। अब तो इसके हाथ में सब कुछ था, इसको उसको आगे बढ़ाना था। मगर इसलिए कहा जाता है कि हुमायूं जो है वो दया का पात्र है, घृणा का नहीं, क्योंकि उसमें क्षमता थी। बसरते बस इतना ही थे, उसकी शायद अगर किस्मत मान लीजिए तो किस्मत ही उसकी अच्छी नहीं थी। ये हो गया आपका इस तरह से। अब कुछ भी अशोक के हाथ में तो दे ही दिया आपका, अकबर के हाथ में चीज़ें। अब यहाँ से ख़त्म होता है आपका इसका इतिहास। अब देखिए क्या होगा आपका। अब दूसरी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उधर अफ़गान तो हो ही गया आपका, इधर हम हुमायूं का देख लिए। जब ये 1556 ईस्वी में, 1556 में जब इसकी मृत्यु होती है, तो इस समय अकबर जो था, यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखना है आपको कि अब अकबर केवल गजनी का ही सूबेदार नहीं था, बल्कि 1555 में हुमायूं ने उसको पंजाब का भी गवर्नरशिप बना दे दिया था आपका। और पंजाब में सिकंदर सूर मरे नहीं थे। उनके अफगान सैनिक बराबर क्या करते थे, मुगल छावनियों पर हमले करते थे। तो अकबर इसके मृत्यु के समय पंजाब में कलानौर नामक स्थान पर क्या था आपका, अफगानों से सामना कर रहा था। अफगानों से युद्ध चल रही थी। स्वाभाविक है, ये बहुत बड़ी युद्ध नहीं, छापामार तरीके का चल रही थी आपकी युद्ध। इसकी सूचना जब यहाँ तक पहुंची तो हुआ कि भाई कि अकबर को जब तक पहुंचाएंगे तब तक विद्रोह हो सकता है। इसलिए ये बातों को क्या किया गया, आपको छुपा के रखा गया आपका। और जब चीज़ें थोड़ी सी सुदृढ़ हुई यहाँ पर, तो 14 फरवरी 1557 ईस्वी में आपका, नहीं सॉरी 1556 बोल रहे, 1556 ईस्वी, मतलब जस्ट एक महीना क्या कहेंगे आप इसमें, लगभग 8 और इधर 10, आपका 14 और 8 22 दिन के बाद ये इसका कलानौर नामक स्थान पर ही, जहाँ पर ये था, इसका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक होगा आपका। तो इस तरह से अगर इसके शासक बनने की डेट पूछी जाएगी आपको, तो अकबर की 14 फरवरी 1556 ईस्वी। अब आइए, बैरम खान के थे। बैरम खान, हाँ, 53 में जब वो पंजाब की तरफ चला हुमायूं, तो उसने बैरम खान को संरक्षक बना दिया। और वो संरक्षण 1556 ईस्वी तक जो है वो 60 ईस्वी तक क्या होगा आपका, बना रहेगा बैरम खान इसका संरक्षण। हाँ बिल्कुल, अभिभावक था एक तरह से बैरम खान। इसने तुरंत इस चीज़ को भांपा और इस तरीके से हैंडल किया, क्योंकि कई भाई थे, कई जगह पर विद्रोह हो सकता था। तो यहाँ पर होगा 1556 में तुरंत दिल्ली की तरफ ये कूच करेगा। मगर यहाँ पर अकबर के समक्ष फिर से उतनी ही चुनौतियाँ विद्यमान थी आपकी।
हाँ, राज्याभिषेक का आपका अबुल माली जो कि हुमायूं को बहुत विश्वास पत्र था वो हुमायूं का, हाँ असगरी का बेटा था। और बहुत लोग विरोध करेंगे आपका। यहाँ पर हुमायूं की जो दूसरी पत्नी है उसका पुत्र है जिसका नाम है आपको बताते हैं, है ना, मिर्जा हकीम, ठीक है ना, ऐसे नाम आएंगे आप। ये उनकी दूसरी पत्नी का पुत्र था, ये भी विरोध करेगा, वही लिखने जा रहे हैं आपका। इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। अकबर के समक्ष अब शासक बनेगा, अकबर के समक्ष क्या चुनौतियां थी, तो देखिए नंबर 1 चुनौती, वहीं से शुरुआत करते हैं आपका, कि अकबर का सौतेला भाई क्या था आपका, मिर्जा हकीम। और ये जो मिर्जा हकीम था ये आप अगर देखेंगे तो काबुल इसके अंतर्गत ही था, काबुल का क्षेत्र। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अकबर के समय में लिख कर देंगे, छूट गया हालांकि, ध्यान रखिएगा कि एक मुनीम खान आएंगे आपके, ठीक है ना, जो कि अकबर के लिए कुछ समय के लिए संरक्षक बनते हैं। जब वो 5 वर्ष का था तो अकबर को मुनीम खान के संरक्षण में रखा गया था। और वही मुनीम खान किसके साथ थे अभी, उसके सौतेले भाई के साथ में आपका। तो काबुल से चैलेंज था आपका। दूसरी तरफ देखेंगे उसके समक्ष क्या चुनौती थी आपकी, दूसरी चुनौती थी आपका बदख्शां से। और बदख्शां में इसी के जो चाचा थे जिनको आप कहते हैं मिर्जा सुलेमान या सुलेमान मिर्जा, इनकी निगाहें पड़ी हुई थी वहां पर। आप देखेंगे तीसरे नंबर पर आता है आपका कौन सा क्षेत्र, कंधार। कंधार के किले पर मुगल सूबेदार जरूर थे, परंतु भारत में जब लगातार युद्ध चल रहा था तो कंधार के क्षेत्र में सैनिकों की संख्या इतनी कम थी कि कंधार पर खतरा हमेशा बना हुआ था। किनका खतरा बना हुआ था, ईरान का। कभी भी कंधार हाथ से जा सकता था आपका। चौथी समस्या आप देखेंगे तो चौथी समस्या तो आपको यहां पर लिख ही लेना है, यहां अफगान। ना तो सिकंदर सूर मरा था, अभी शॉर्ट में लिख रहे हैं, सिकंदर सूर भी जीवित था, पंजाब के क्षेत्र में धूम मचाए हुए था आपका। दूसरा देखिएगा इधर, तो इधर आपका एक परिवर्तन ये हुआ कि ये जो आप देख रहे हैं मोहम्मद शाह या मोहम्मद शाह आदिल या आदिल शाह, जिसका कब्जा बिहार से लेकर आगरा तक के क्षेत्र में था, इसी आदिल शाह के नीचे एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम क्या है आपका, हेमू, जो कि पहले नमक का व्यापारी हुआ करता था और आज के हरियाणा के रेवाड़ी में इसका जन्म हुआ था। रेवाड़ी में जन्म हुआ था, शुरुआत में छोटा मोटा व्यापार करता था आपका, वैश्य कम्युनिटी से बिलोंग करते थे ये। और दूसरी तरफ क्या होगा आपका कि ये हेमू जो है, इसके पहले याद कीजिए इस्लाम शाह थे, शेर शाह के पुत्र। इस्लाम शाह के समय में इसको हेमू को बाजार अधीक्षक बनाया गया था। इसका बहुत बड़ा इतिहास है भारत के इतिहास में, इसके इतिहास को क्या कर दिया गया है, दबा दिया गया है, इस इतिहास को नहीं निकाला गया। तो हेमू जो है वो बाजार अधीक्षक था आपका। दूसरी तरफ क्या होगा आपका कि ये आदिल शाह के समय तक आते क्या बन गया आपका, आदिल शाह का वजीर भी बन गया और सेनापति भी बन गया। तो ये तरक्की उसने धीरे धीरे अपने जीवन में पाई आपकी। और इतना पावरफुल था कि आदिल शाह भी नाम के ही शासक थे, सारा शक्ति
इसके हाथ में थी। और ये आप जानते ही हैं कि 24 युद्धों में 22 युद्धों में जीत हासिल की थी। इस पता नहीं पूछेगा कि नहीं इस ढंग के प्रश्न, मगर हाँ एक बहुत ज़्यादा योद्धा था आपका। तो कई युद्धों में जीत हासिल की आपकी इसने, तो पराक्रमी था। और लगभग उस समय के जो मुगल सूबेदार भी थे इससे क्या करते थे, आपके खौफ खाते थे इनसे। ये कंडीशन थी आपकी। तो आप देखिए यहाँ पर इससे तो अभी खतरा नहीं था, क्योंकि ये क्या था आपका बहुत दूर बैठा हुआ था। तो मूल रूप से अफगानियों में सिकंदर सूर और आदिल शाह, मगर आदिल शाह डायरेक्टली नहीं बल्कि आदिल शाह का मंत्री हेमू, इसका चैलेंज था आपका। अन्य समस्याएं क्या थी आपकी, अन्य समस्याओं में देखिए आपका, तो मुगल जो थे ये कई गुट बने हुए थे इसके अंदर। ये आगे चलकर पूरी मुगल शासनकाल के दौरान ये आएगा। इस गुट में कोई कौन था आपका, कोई थे उज्बेक, कोई थे आपके ईरानी, कोई था आपका तुरानी, कुछ इसमें हिंदुस्तानी मुसलमान भी थे, हिंदुस्तानी मुसलमान। और सभी गुट अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता था आपका। हाँ, वो जो आप दो लोगों का भाई का नाम आएगा आपका, हाँ, सैयद बंधुओं का आएगा। ये पूरे शासनकाल में ये चलता रहेगा। अब सिंपल सी बात है कि आज भी प्रधानमंत्री हमारे हैं तो उसके कैबिनेट के मंत्री में ये चलता होगा कि इसका प्रभाव ज़्यादा हो, इस वर्ण का प्रभाव ज़्यादा हो, इस राज्य का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा हो, ये चलता है। मगर ये अब जब ये कमज़ोर हो जाएगा, जो शासक कमज़ोर हो जाएगा, तो ये क्या करने लगेंगे, ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे। तो अभी स्थिति ये थी, अकबर छोटा था, तो ये पांचवा ये था। तो ये कई गुट थे आपके राजकीय स्तर पर। पारिवारिक स्तर पर भी कुछ ऐसी स्थिति थी। राज परिवार में आप कह लीजिए या राजमहल में एक अलग गुट था, और इस गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था आपका, माहम अनगा। और माहम अनगा वो महिला थी जिन्होंने अकबर के पैदा होने के बाद इसका पालन पोषण किया था। तो अकबर की धाय माँ थी। तो माहम अनगा और इसका बेटा जो कि बड़ा ही घमंडी स्वभाव का माना जाता था, बहुत अकड़ में, तो अधम खां। ये इनकी गुट अलग चल रही है आपकी, यहाँ पर कंडीशन अलग। दूसरा तरफ देखिए अब कई चैलेंजेस हैं इसमें। आइए छठा चैलेंज देखते हैं हम लोग। इसमें एक चैलेंज चलेगा आपका, एक कंडीशन आएगी आपकी राजपुताना। राजपुताना कई छोटे छोटे राज थे। बूंदी में अलग था, बीकानेर में अलग था, जालौर में अलग था, परंतु सबसे बड़ा चैलेंज था मारवाड़, जोधपुर। और यहाँ का कौन शासक था, मालदेव, जो शेरशाह से लड़ाई हुई, हालांकि ये तो निकल गया था उस समय तक। मालदेव के नेतृत्व में राजपुताना जो है वो इनसे उनको खतरा था। मालदेव अफगानी गठबंधन भी हो सकते थे। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, और इन सब में सबसे बड़ा चैलेंज था पैसा बिना काम नहीं चलेगा। तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होनी चाहिए, और इसका दूर दूर तक कोई सोर्स नहीं था इनके पास। लूटपाट के धन से सैनिकों को ही खुश करने में बहुत ज़्यादा समय चला जाता था। आठवां देखिए, तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंज तो नहीं थे, परंतु इधर से भी कंडीशन उठ सकती थी। दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में, चलिए मान लीजिए चैलेंज ना पूछे, ऐसे ही पूछ दे कि भाई उस समय दक्षिण भारत की क्या सिचुएशन थी। तो दक्षिण भारत में आप क्या देखेंगे, बहमनी साम्राज्य टूट चुका था बहुत पहले ही, और उसके जगह पर क्या बन गए थे, बीजापुर के आदिल शाही थे। अहमदनगर था, यहाँ कौन था आपका, निजाम शाही था आपका। उसी ढंग से बरार में बरार शाही थी, बरार था। इधर से ढंग से देखिए तो आज का गोलकुंडा के क्षेत्र में कुतुब शाही था, कुतुब शाही था। ऐसे दक्षिण में अगर इसको बात करें, और दक्षिण में एक और पावरफुल डायनेस्टी थी,
विजयनगर साम्राज्य। हालांकि कृष्णदेव राय की मृत्यु हो चुकी थी जो बाबर के समय थे, मगर उसके बाद ये विजयनगर अभी कमज़ोर नहीं पड़ा था। ये रही आपकी दक्षिण भारत में ये स्थिति थी आपका, और लगभग यही पूरे के पूरे आपके मूल रूप से चैलेंजेस थे इनके समक्ष। ठीक है, अब इन चैलेंजेस को एक और भी चीज़ जोड़ सकते हैं आप इसमें। इस समय तक एक विदेशी यात्री भी आ चुके थे और उधम मचा रहे थे समुद्र तट पर, पुर्तगाली। ये इनके लिए खतरा तो नहीं था उस समय, परंतु उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी, पुर्तगाली थे। आपको पता ही है कि 1498 ईस्वी में ही वास्को डिगामा क्या हो गया था, कालीकट में उतर चुका था, और फिर 1502 में आया। फिर तो उसके बाद अल्बुकर्क और ये तमाम आते जाएंगे और धीरे धीरे गोवा वगैरह के क्षेत्र में कब्जा कर लेंगे, और समुद्र में जो व्यापार होता था उस पर नियंत्रित कर लेंगे। तो ये पुर्तगाली भी यहाँ पर थे। ये कुछ स्थिति थी अकबर के समय में पूरे भारत की आपकी। और अब आइए इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, अब सीधी बात करेंगे पानीपत के युद्ध से। नहीं, तो पुर्तगाली जो आए 1498 में, तो वास्को डिगामा आया व्यापारी के रूप में। 2 साल बाद फिर बार्थोलीज आएंगे, फिर से वास्को डिगामा आएगा, और उसके बाद पुर्तगाल सरकार क्या कहेगा, जाओ अब बस्ती बसाना है तुमको, अब धीरे धीरे क्या करना है, राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करो वहाँ पर। और पुर्तगाल और भारतीय जो है वो पहले से परेशान किससे थे, अरबी से, क्योंकि अरब लोग क्या करते थे, समुद्र पर कब्जा कर रखा था आपका। तो इसके अरबी, तो इसने पुर्तगाली आएंगे, कुछ अरब जहाज को पकड़ के सौंप देंगे किसको, कालीकट के राजा को, जमोरिन को। तो जमोरिन खुश हो जाएगा, कुछ बस्ती दे देगा आपका। अब धीरे धीरे वो क्या करेंगे, पैर पसारेंगे आपका, और आधुनिक भारत में आपको बताएंगे कार्टेज नीति लेकर आएगा वो। और उस कार्टेज नीति में क्या करेगा वो, कि समुद्र में कोई भी व्यापार करना है तो बिना हमसे परमिट लिए व्यापार आप नहीं कर सकते हैं। अगर है हिम्मत तो आके समुद्र में लड़िए। और समुद्र में अरब और मिस्र की सेना और गुजरात की सेना तीनों मिली, और तीनों मिलकर लड़ती किससे, पुर्तगालियों से, और इसमें पुर्तगाली जीत जाते हैं। उसी युद्ध में बहादुर शाह गुजरात, कई चीज़ जुड़ेगा यहाँ पर, मगर अभी यहीं रहने दीजिए। और यानी कि 1550 तक आते आते समुद्र तट में कुछ क्षेत्रों में क्या कर लिया था इन्होंने, कंट्रोल कर लिया था। तो मुगलों को डायरेक्ट खतरा नहीं था, परंतु उस समय की राजनीतिक स्थिति में पुर्तगाली दक्षिण भारत में उपस्थित हो चुके थे आपका। ये इस संदर्भ में इसको देखिएगा, ठीक है। इसके बाद आइए आप क्या होगा आपका, अब इधर आदिल शाह का जो सेनापति है हेमू, वो किधर की तरफ बढ़ेगा आपका, आगरा की तरफ बढ़ेगा आपका। दिल्ली में बैठा हुआ है अकबर, मगर पूरी तरीके से मजबूत नहीं है। आगरा की तरफ बढ़ेगा तो आगरा में मुगल सूबेदार कौन मिलेंगे, इस्कंदर खान। ये यहाँ पर मुगल सूबेदार था। और हेमू का इतना खौफ था, इतना उसकी वीरता की चर्चा थी कि इस्कंदर खान थोड़ा सा युद्ध लड़ेगा और उसके तुरंत क्या होगा, वो वहाँ से मैदान छोड़ के निकल जाएगा आपका। अब इस्कंदर खान किधर की तरफ चलेगा आपका, इस्कंदर खान चलेगा दिल्ली। और दिल्ली में कौन सूबेदार है आपका, तारदी बेग। ये तारदी बेग दिल्ली का सूबेदार है। जब दिल्ली के सूबेदार और इस्कंदर खान दोनों का मुठभेड़ किससे होगा, फिर हेमू से होगा। दोनों फिर मिलेंगे, फिर हेमू दिल्ली की तरफ बढ़ेगा, और दिल्ली में हेमू वर्सेस ये दोनों होंगे आपका। और इस युद्ध में ये दोनों क्या होते हैं आपके, पराजित हो जाएंगे। और देखिए विडंबना क्या थी कि ये दोनों तो भागेंगे ही भागेंगे पंजाब। उस समय के जो उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आपका, हरियाणा के कुछ हिस्सों में जो मुगल गवर्नर थे वो सब अपने अपने क्षेत्र छोड़ के भाग जाएंगे। इतनी खौफ हो गई थी, जिस पर युद्ध भी नहीं हुआ वो भी भागेगा आपका। तो जब पंजाब पहुंचेगा, तो पंजाब पहुंचने के बाद वहां पर
अभी अच्छा, अभी दिल्ली में तक भले अकबर का शासन था, मगर अकबर कहाँ था उस समय आपका? पंजाब के क्षेत्र में था। अकबर जो है वो पंजाब के क्षेत्र में बैरम खान के साथ बैठा है। बैरम खान देखेगा ये सब भागे चले आ रहे हैं, जो हारा वो भी भाग रहा है, जो इस पर युद्ध नहीं हुआ वो भी भाग रहा है आपका। तो उसने क्या करेगा, किसकी हत्या करता है वो? तारदी बेग की सबके समक्ष क्या करेगा, वो हत्या करेगा। अब इसके पीछे कहा जाता है कि हो सकता है कि अपनी कुछ व्यक्तिगत खुन्नस हो, जो भी हो उसने इसलिए, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये जरूरी था क्योंकि भाग के आएंगे तो सबक मिलना भी जरूरी था आपका, नहीं तो मुगल में टूट जाएगी, कमर टूट जाएगी तुरंत, और वही कंडीशन आ जाएगी जो कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में आया था आपका। तो पंजाब की तरफ तारदी बेग की हत्या होगी, और बैरम खान के अलावा कहा जाता है कि लगभग सरदार इस पक्ष में थे कि वापस काबुल चला जाए। अब यहाँ कंडीशन, मगर बैरम खान टिका रहेगा और बोलेगा कि नहीं, इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और हेमू जो है वो कहाँ बैठा हुआ है? दिल्ली में। और हेमू दिल्ली पर जब कब्जा करेगा तो इसी समय किसी की उपाधि धारण करेगा? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेगा। और ऐसा करने वाला वो इतिहास में 14वां और आखिरी शासक होगा। और पहला कब हुआ? हम लोग पढ़े हैं दूसरा पीजीटी वाले सेक्शन, 97 ईसा पूर्व में भगा गया कि मथुरा भेजा था। हाँ ठीक, तो ये आपका 14वां विक्रमादित्य हुआ। हाँ 57 BC में ये हो गया आपका। यहाँ से अब यहाँ पर पंजाब से बैरम खान बोलेगा नहीं, हार नहीं मानना है, और बैरम खान जो है वो एक आदमी को भेजेगा आपका, एक सूबेदार जिसका नाम है अली कुली खान उज्बेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम होगा आपको, आगे चलकर ये भी विद्रोह करेगा। अली कुली खान उज्बेक, इसको भेजा कि ऐसा है कि हेमू बढ़ता आ रहा है तेजी से, उसको रोको पहले, और ये बढ़ेगा और ये क्या करेगा आपका, और यही जो इसके नेतृत्व में सेना गई, यही बहुत बड़ा कमाल कर देगी। क्या कर देगी वो? हेमू के तोप खाने पर कब्जा कर लेगी। हेमू से डायरेक्ट मुठभेड़ नहीं हुआ इसका, हेमू का जो नीचे सेनानायक था उस सेनानायक से इसका मुठभेड़ हुआ, और उसी के पास तोपखाना था, और हेमू का तोपखाना अब किसके पास चला गया? अकबर के पास चला गया, उसके पास चला गया। यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था इस युद्ध में। एक तो ये प्लस पॉइंट रहा आपका। इसके बाद आप क्या देखेंगे, इसके बाद ये तिथि आएगी आपकी 5 नवंबर 1556, जब पानीपत के मैदान में दूसरी बार मुगल, मगर इस बार मुगल वर्सेस हेमू का ही है, या कायदे से देखा जाए तो शासक तो आदिल शाह था। ये होंगे आपके। और इस युद्ध में कहा जाता है कि हेमू की आंख में तीर लग गया आपका, और इससे हरकंप मच गई आपकी। भागने की कोशिश में वहाँ से निकलने का प्रयास किया, परंतु तब तक में वो गिरफ्त में आ गया आपका मुगलों के। और इस तरह से एक युद्ध कहा जाता है कि ये पानीपत का युद्ध, जिसमें वो जब तक आंख में तीर नहीं लगा तब तक पूरी तरीके से हावी कौन था युद्ध में? हेमू था। अचानक चीज़ें क्या हो गई आपकी, पलट गई सीधे सीधे। और उसी के बाद कहा जाता है कि हेमू की जो है वो हत्या कर दी जाती है। अकबर को कहा जाता है कि आप हत्या करें, मगर वो ना करके बैरम खान इसकी हत्या करेगा। और इस तरह से एक व्यक्तित्व जो संभवतः अगर जिंदा होता तो शायद ये भी कुछ अपनी तरीके से इतिहास को अलग दिशा देता। इस तरह से हत्या हो गई, और आपका भारत में जहाँ पहले पानीपत के युद्ध से मुगल शासन की स्थापना होती है, वहीं दूसरे युद्ध ने मुगल शासन को पुनर्स्थापित करने में मदद आपकी पहुंचाई। इस ढंग से हाँ, तो ये आपकी कहानी होती है आपकी पानीपत के युद्ध तक आपका। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग। कल हम लोग जब पढ़ेंगे तब अब अकबर का कैसे वो विजय अभियानों को करेगा आपका। ठीक है, और पीजीटी वाले क्लास में जब हम लोग देखेंगे तो हमें लगता है कि अब गुप्त काल में चलेंगे। सिलेबस सही है, अभी भिजवा देते हैं आपको, अभी होगा सिलेबस तो होगा। हाँ
हाँ, ये तो सभी लोग को हम बोलते हैं कि 11th की रामशरण शर्मा और जो भी एनसीईआरटी बुक जरूर रखिए, उसमें जानकारी जो है वो हूबहू उठा के रख दिया जाता है। ऐसे आप हाँ सिलेबस तो आसानी से मिल जाएगा, मगर कहिएगा तो तुरंत यहाँ पर ग्रुप में भी डाल देंगे।